हेलो फ्रेंड, दिस है रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेकर 11 नवंबर के करंट अफेयर्स। सुबह मंथ के भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था वो था पब्लिक अफेयर इंडेक्स। वो रिलीज़ किया गया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में कौन कौन से की पॉइंट है उसको याद रखिएगा। इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, इनके बेसिस पे पूरा कंप्लीट एक इंडेक्स निकाला गया है जिसमें इंडियन स्टेट को रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो कौन कौन से रैंकिंग में कौन आए हैं वो क्वेश्चन जनरल पीसीएस एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि लार्जर स्टेट में टॉप है केरला, सेकंड है तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो उसमें है गोवा, मेघालय। और अगर हम यूटी की बात करें तो उसमें है चंडीगढ़। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। इसकी बेसिस क्या थी? तो गवर्नेंस थी और उसमें 3 कैटेगरी है। हु बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, नाम याद रहेगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अक्टूबर 2005 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया जिसका नाम है आरटीआई एक्ट, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इसलिए क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत हम गवर्नमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन जो भी गवर्नमेंट बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और इसी एक्ट के अंतर्गत एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, यानी टोटल मेंबर होते हैं 11। इसमें से अभी हाल में जो 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट एक एक्सरसाइज किया गया है और इसके जो मेंबर कंट्री है ये शो होता है कि वो चाइना के अगेंस्ट हैं। तो इसमें मेंबर कंट्री कौन कौन सा है? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। ये 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक बे ऑफ बंगाल में हुआ है। बे ऑफ बंगाल में कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये हुआ है विशाखापट्टनम में। 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अरेबियन सी में ये होने वाला है। हाईएस्ट प्लास्टिक वेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड, विच कंट्री इज द फोरफ्रंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक वेस्ट? कौन सी कंट्री प्लास्टिक वेस्ट में फोरफ्रंट में सबसे आगे है? पोलैंड, यूएसए, कनाडा, इटली। तो इसका आंसर है यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो हैज लॉन्च अ सैटेलाइट रिसेंटली कॉल्ड EOS-01 इज अ 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 3 पोलर सैटेलाइट, 4 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या है ये EOS-01? तो इसका आंसर है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम भी है EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और ये हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि कौन से एरिया में फॉरेस्ट है और किस तरह से हम किसी वेस्टेड लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमें इस सैटेलाइट से मिल पाएगी। ये जो सैटेलाइट है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? क्योंकि कोई भी सैटेलाइट एक व्हीकल से लॉन्च की जाती है। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है PSLV C49। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। PSLV C49 से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। BPSC 2019 के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे कि कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस बहुत सारे थे, जैसे कि उड़ीसा कोस्ट, आंध्र प्रदेश कोस्ट। तो आपको याद रखना है कि ये श्री हरिकोटा से रिलीज किया गया है। ये स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर है और ये आंध्र प्रदेश में। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं।
तो देखिए EOS जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसका यूज़ होगा एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, डिसास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा 9 कस्टमर सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। 9 कस्टमर सैटेलाइट क्या है कि इसरो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि सैटेलाइट लॉन्च करता है और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है। तो जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं वो इसरो के द्वारा अपने सैटेलाइट को भी लॉन्च करती है। तो एक हमारा EOS तो गया ही, उसके साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट गया। कस्टमर सैटेलाइट मतलब जो दूसरी कंट्री है वो अपनी सैटेलाइट को भेजते हैं, उसको कहते हैं कस्टमर सैटेलाइट। तो जो 9 सैटेलाइट गया है वो किस कंट्री का गया है, तो लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, USA। ओके, ये सब भी हमारे साथ सैटेलाइट भेजे हैं। टिल वी विन बुक इज रिटन बाय 1 चंद्रकांत लोहियार, 2 गगनद्वीप कैन, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 1 एंड 2। तो इसका आंसर है 1 एंड 2। इस बुक को लॉन्च किए हैं चंद्रकांत लोहियार एंड गगनद्वीप कैन। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। और ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बुक रिलेटेड है कोविड-19 पैंडेमिक से। इस बुक में ये बताया गया है कि व्हाट आर द एफर्ट टेकन बाय इंडिया टू come out from this COVID-19 pandemic, and that's why this book is very important for the exam purpose. Chandrakant Lohiyar is a well-known person, he is a medical expert, okay? और इसी तरह गगनद्वीप जो है वो भी एक बहुत ही बड़े मेडिकल एक्सपर्ट है। इन दोनों मेडिकल एक्सपर्ट ने इस बुक को लिखा है टिल वी विन, एंड दैट्स व्हाई दिस बुक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ओके। The next important news is that the Niti Aayog has recently released Aspirational District Program Index। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंडेक्स रिलीज किया गया है। अब ये क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है जिसमें संभावना है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें टॉप कौन क्या है इस पूरे इंडेक्स में, तो उसमें टॉप क्या है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है। ठीक है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। ठीक है, तो ये कौन सा इंडेक्स है, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स थे, तो कौन कौन से पैरामीटर थे उनको देखते हैं। तो इस इंडेक्स में पैरामीटर थे एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे जो पैरामीटर हैं वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें टॉप कौन किया है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। और सेकंड और थर्ड में झारखंड का बोकारो आया है, और थर्ड में झारखंड का ही एक और डिस्ट्रिक्ट आया है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यूरर पोर्टल जो अभी हाल में लॉन्च किया गया है, हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्टल के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ड्रग्स जो है कोविड-19 के लिए अवेलेबल है मार्केट में। इस पोर्टल से हमें पता चलेगा, इसलिए ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस पोर्टल इज लॉन्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ रिपर्पस्ड ड्रग। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज QR कोड ऑन सिट। बिहार जो है वो एक पहला स्टेट है जिसमें सिट के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए बिहार बीज निगम ने अभी QR कोड इंडिकेशन स्टार्ट किया है। QR कोड से ये पता चल जाएगा कि ये सिट कैसा है, एक फार्मर को अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी सिड के बारे में थ्रू QR कोड। और इसे कौन लॉन्च किया है, बिहार बीज निगम। लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। द लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड ऑन विच रिवर, गंगा, कावेरी, नर्मदा, सतलज। तो ये किस रिवर पे स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है सतलज रिवर पे। ठीक है, लेट्स सी ये कहाँ पे है, तो लोहरी एक्चुअली इट इज़ अ विलेज इन शिवालिक हिल। ओके, शिवालिक हिल के पास ये लोहरी एक विलेज है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। लोहरी विलेज हिमाचल प्रदेश में है और ये स्टार्ट किया गया है सतलज नदी। सतलज इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, और सतलज निकलती है तिब्बत से और
इंडिया के हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको याद होगा 2019 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि कैबिनेट में अप्रूव कर दिया गया है कि जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। अब ये क्या है उसको देखते हैं। देखिए 25 मेगावाट पावर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को कहते हैं, ठीक है। 25 मेगावाट पावर के जो भी प्रोजेक्ट है उनको स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। और 25 मेगावाट से जो भी ज़्यादा होता है 26, 27, उन सबको क्या कहा जाता है, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट। पहले क्या था, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट रिन्यूएबल सोर्स में थे। अब क्या हो गया, अब लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी रिन्यूएबल सोर्स में डाल दिया गया है। ये जो लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो अबाउट 210 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये जो 210 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है ये अब आ जाएगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। जैसा कि ये पिक दिखा रहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाएगा। पहले स्मॉल थे, अब लार्ज भी आ जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है, गवर्नमेंट रिन्यूएबल सोर्स में क्यों डाल रही है? तो गवर्नमेंट रिन्यूएबल सोर्स में इसलिए डाल रही है ताकि जो डिस्कॉम कंपनीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो कि जनरली थर्मल पावर पे बेस्ड थे, जो कि कोल से ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और कंज्यूमर को देते हैं, अब वो क्या करेंगे, अब उनको कंपलसरी हो जाएगा कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। और जब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें खरीदना पड़ेगा तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के भी इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी लेने से जो हाइड्रो पावर कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वो क्यों नहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं। तो देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्रोजेक्ट या कोल पावर प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है। पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, उनको कंस्ट्रक्ट करने में अबाउट 6 करोड़ लगता है। अगर हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में 10 करोड़ लगता है। लेकिन अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में अबाउट 100 करोड़ लगता है। यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है। तो जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉस्टली होगा तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करके आएगा वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कॉस्टली आएगा तो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा क्योंकि वो कॉस्टली है। तो इसी कारण डिस्कॉम कंपनीज होती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से खरीदना नहीं पसंद करती हैं। ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सारे इफ़र्ट करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इफ़र्ट यही है कि उन्होंने लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में डाल दिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट उन्हें टैक्स रिबेट देते हैं। ये देखते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे बेनिफिशियल है और ओवरऑल ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा इट विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू हिमाचल प्रदेश पीपल, राइट। तो अबाउट इसमें 2000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है उसको भी कम किया जा सकता है। इसमें इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसमें मिलेंगे और इस कंपनी को ताकि हाइड्रो पावर जो लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दिया जाएगा फॉर 10 ईयर्स। ओके, सो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है पर मंथ फॉर 10 ईयर्स ताकि वो जल्दी से कंस्ट्रक्ट हो और उसका बेनिफिट लोगों को मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।